Namaste and thank you for having me here. And Namaste, Mr. President. How are you doing? I'm fine and भारत के लोगों को मेरी नमस्ते। क्या बात। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ पे देखा भी होगा। नहीं, ये नहीं, ये वाली क्लिप। तो मोदी 3.0 का ये पहला फ्रांस दौरा रहा और डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी 3.0 का ये पहला मीटिंग रहा, जहां पर दो देशों के फ्यूचर डेवलपमेंट्स की बातें हुई, चाहे वो डिफेंस में हो जाए या हो जाए वो स्पेस सेक्टर में, या फिर हो जाए इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, या फिर हो जाए इंडिया बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। बांग्लादेश का इशू, जहां पर प्यारे शांतिदूत एक्सट्रीमिस्ट बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का जेनोसाइड कर रहे हैं, उनका मैसेकर चला रहे हैं, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी जी संभाले, जिसको सुनने के बाद यनूस का कुछ ऐसा हाल है। The Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. तो समझते हैं मोदी जी के इस दौरे को, क्या स्पेशल था इस दौरे में और क्या हुआ इस दौरान, साथ में कैसे इस दौरे के वजह से भारत और अमेरिका के फ्रेंडशिप यहाँ पर और स्ट्रांग बनेंगे, और क्या ही कॉन्सेप्ट है ये मेगा और मागा, क्या इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होंगे। जहां आज इंडिया की न्यूज चैनल इस मीटिंग को लेकर एक हाइप क्रिएट करा हुआ है और बढ़ा चढ़ाकर इस मीटिंग के पॉजिटिव बातों को दिखा रहा है। उसी बीच अगर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो इंडिया के मार्केट यहाँ पर काफी हैवीली सफर कर सकते हैं। President Trump has accused India of exorbitantly high tariffs and has threatened reciprocal tariffs. चाइना, जो कि कुछ टाइम से एशियन कॉन्टिनेंट में डोमिनेंस बनाए रखा था, चाहे वो हो जाए डिफेंस फील्ड में या फिर हो जाए टेक इंडस्ट्री में, जो कि इंडिया के लिए एक रेड अलार्म था, इसे काउंटर करने के लिए इस मीटिंग का होना बहुत ही जरूरी था। ईवी मार्केट, जो कि इंडिया में तो ऐसे बहुत ही बूस्ट कर रहे हैं, पर साथ में उनके प्राइजेस भी बूस्ट कर रहे हैं, इसलिए इस मीटिंग में ईवी मार्केट के ऊपर भी ध्यान दिया गया। इस मीटिंग के होने के बाद यहाँ पर ईवी मार्केट्स में यहाँ पर एक बदलाव आएगा। दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क से भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी मिले। वो नरेंद्र मोदी जी जो इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के 10th पोजीशन से उठाकर जापान को पीछे छोड़ता हुआ 4th पोजीशन तक ला खड़े किए। तो बेसिकली हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें यहाँ पर एक टाइम पे अमेरिका रिकॉग्नाइज नहीं करता था, इंडिया को इंपॉर्टेंस तक नहीं देता था और इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता था, तो आज वही अमेरिका नरेंद्र मोदी जी को, इंडिया को अपना सबसे बड़ा दोस्त बता रहा है। वाओ, व्हाट अ मिरेकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। We missed you. We missed you a lot. राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड। मोदी जी का ये मीटिंग या तो इंडिया के फ्यूचर को बना सकता है या फिर उसे बिगाड़ सकता है, और मैं आपको बता दूं ये मीटिंग इस लेवल पे हुई है कि आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा देश है जो कि ऐसे मीटिंग को कंडक्ट कर पाए, जबकि इंडिया एक ऐसा देश रहा है जिसे एक टाइम पे ऐसे इग्नोर किया जाता था जैसे मानो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर बताओ जरा, आज उसी इंडिया को ग्लोबल ट्रेड मार्केट को डोमिनेंस करने का एक मौका मिला है। जानते हैं कैसे। तो स्टार्ट करते हैं हम 2002 से, गुजरात से, जहां पर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि गुजरात के सीएम थे, और उस समय 2002 में एक कांड हुआ था। मीडिया के बहुत से सवाल है 2002 को लेकर, लेकिन दो चीज़ों पे आप जो है आपके कैंपेन स्पीचेस में बात नहीं करते। एक, अपॉलजी रिग्रेट के बाद मीडिया कहती है अपॉलजी, आप कहते हैं रिग्रेट। और दूसरा जो है कि एक किस्म की टोपी नहीं पहनते आप टर्बन पहन लेते हैं, सिख टर्बन पहन लेते हैं। आप जब रजनीकांत से मिलने गए तो आपने लुंगी भी पहन ली, लेकिन आप मुस्लिम समुदाय की टोपी नहीं पहनते। वो केस जिसे यहाँ पर आप में से हर कोई उसे जानता होगा, जिस केस में यहाँ पर शांतिदूतों ने पूरे गुजरात में शांतियां फैलाई थी, जिसके रिटेलिएट में उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनके ऊपर एक्शन लिया था। और फिर क्या, देश के लिबरल्स ने इस बात को पहुंचा दिया था यूएन तक। तब उस समय अमेरिका ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर केसेस चलाए थे और अमेरिका ने साफ मना कर दिया था कि वो कभी भी नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं देंगे, और मना कर दिया कि वो कभी अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी को घुसने तक नहीं देंगे। कोर्ट कचहरियों में सुप्रीम कोर्ट तक मुझे घसीट के फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र करना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री को 9 घंटे किसी पुलिस वाले ने ग्रिल किया है? ये मुख्यमंत्री है जिसको 9 घंटे तक पुलिस अफसरों ने ग्रिल किया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा था। ये सब कसौटियों से निकला हूं और आगे भी हर कसौटी के लिए तैयार हूं।
लेकिन झूठ और राजनीतिक इरादों को सरेंडर कोई करे तो मोदी होने वाला नहीं है। अब 2002 के बाद यहाँ पर और एक इंसिडेंट होता है मुंबई में। शायद आप में से बहुत से लोगों को याद आ गया होगा 2008 में 26/11, जहां पर हमारे देश ने प्यारे कसाब को झेला। उसके मास्टरमाइंड डेविड हेडले और तैयबुर राणा था, और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस अटैक को कंडक्ट करवाया था। और ये जो तैयबुर राणा था, ये पाकिस्तान के आर्मी में एज अ डॉक्टर के तौर पे था, पर क्योंकि बचपन से सिखा दिया जाता है काफिरों से प्यार करना, तो इसका जो प्यार था काफिरों के लिए वो झलकने लगा। और काफिर रहते कहाँ है? इंडिया में। तो यहाँ पर तैयबुर राणा, डेविड हेडले और पाकिस्तान आर्मी ने मिलकर इस टेररिस्ट अटैक को कंडक्ट किया था। और इस हमले के होने के बाद, कसाब के पकड़े जाने के बाद, जब इंडियन इंटेलिजेंस इस बात का खुलासा करता है कि इस हमले के पीछे यहाँ पर तैयबुर राणा मास्टरमाइंड था, तो यहाँ पर एक कोशिश होती है उसे पकड़ने की। हालांकि डेविड हेडले यहाँ पर किसी अदर केस से यहाँ पर ऑलरेडी अरेस्टेड था, पर तैयबुर राणा यहाँ पर ओपनली घूम रहा था। इंडिया की इंटेलिजेंस पूरी ट्राई तो करती है तैयबुर राणा को अरेस्ट करने की, बट उस समय की यूपीए गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देता। तो उस समय की अपोजिशन लीडर यहाँ पर क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देता है यूपीए गवर्नमेंट को, और खास करके मोदी जी यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते हैं और अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हैं। बट स्टिल अमेरिका यहाँ पर तैयबुर राणा को अपने देश में सिटीजनशिप दे देता है। अब इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे क्यों कवर किया और इसका आज के मीटिंग से क्या कनेक्शन है, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अब हम उस टाइमलाइन की बात करते हैं जब यहाँ पर इंडिया को अनसिविलाइज्ड, डर्टी और एक अनडेवलप कंट्री के तौर पर देखा जाता था। इवन भारत को ग्लोबली रेस्पेक्ट और रिकॉग्नाइज तक नहीं दिया जाता था। जैसे कि इंडिया के ऊपर कई बार यहाँ पर सैंक्शन तक लगे थे, क्योंकि इंडिया यहाँ पर अपने खुद के न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था। होपफुली इंडिया ने यहाँ पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेस्ट कर लिया, पर उसके बाद ये सैंक्शंस और ज्यादा बढ़ गए। ये सैंक्शन यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अमेरिका ने यहाँ पर इंडिया को किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमारे देश की डेवलपमेंट काफी पीछे रह गई। पर इसके बाद वक्त आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो कि किसी तरीके से यहाँ पर अमेरिका को 2006 से लेकर 2008 तक कई बार चले मीटिंग्स में ये मनाने में सफल रहते हैं कि इंडिया यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल्स का किसी भी तरीके का गलत यूज नहीं करेगा। तब जाकर 2008 में इंडिया और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर ट्रीटी साइन होता है। अब भले यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, एक अच्छे पीएम थे, पर उन्हें कभी वो फ्रीडम मिल ही नहीं पाया उस पार्टी से जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, क्योंकि उस पार्टी ने हमेशा से उन्हें कंट्रोल किया। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि पीएम थे, उनके बिल पास करने के बाद भी सोनिया गांधी जी उस बिल को चेक किया करती थी। और एक बार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पार्लियामेंट में बिल पास कर देने के बाद भी राहुल गांधी जी ने भरे कॉन्फ्रेंस में उस बिल को फाड़ दिया था। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने फुल पोटेंशियल में कभी काम नहीं कर पाए। वो जो देश के लिए करना चाहते थे वो कभी कर ही नहीं पाए, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के इंटरनल मैटर्स में अमेरिका यहाँ पर इंटरफेयर करा करता था, जैसे कि कश्मीर का इशू जो कि इंडिया का मैटर था, पर यह बात यूएन तक पहुंच गई और हर देश ने अपने मन मुताबिक इसका फायदा उठाया। हर देश यहाँ पर अपने फायदे के हिसाब से कोई पाकिस्तान की तरफ स्टैंड लेता तो कोई इंडिया की तरफ स्टैंड लेता, और यूएन में इस मैटर होने की वजह से इंडिया यहाँ पर चाहकर भी 370 जैसे 22 आर्टिकल्स को यहाँ पर हटा नहीं सकता था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ पर अमेरिका भी जाते तो उन्हें यहाँ पर एज अ पपेट की तरह ट्रीट किया जाता। चाइना जो कि आए दिन यहाँ पर इंडियन बॉर्डर में एंट्री ले जाता, पाकिस्तान जो कि हर दिन यहाँ पर इंडियन आर्मीज के ऊपर फायरिंग कर देता, और इंडियन आर्मीज चाहकर भी उनके ऊपर काउंटर फायर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय की यूपीए गवर्नमेंट ने ऐसा करने से साफ मना किया हुआ था। यूपीए गवर्नमेंट की अपनी पर्सनल वीकनेस, इनसिक्योरिटी और अपने देश से ज्यादा पाकिस्तान के लिए काइंड रहने के लिए हमारे देश के आर्मी ने सफर किया है। और उस समय की यूपीए गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के यहाँ पर कनेक्शंस होते थे पाकिस्तान के साथ, और इतनी पुरानी बातें भी क्यों करें, आज ही देख लो आसाम के कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई की यहाँ पर कनेक्शंस मिली है पाकिस्तान से। भाई साहब यहाँ पर हानिया इकरा के रील देखते देखते उनका इतना बड़ा फैन बन गए कि सीधा जाकर कहां बैठे, पाकिस्तान आर्मी के गोद पे। और वहीं पे इंडियन मैटर्स में यूएन यहाँ पर इतना ज्यादा इंटरफेयर करता था कि कई बार इंडियन डिप्लोमेट्स ने यूएन को वार्न तक किया था, और उस समय इंडिया बहुत ज्यादा पीछे होने की वजह से उसे कई सारे पैरामीटर्स में यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता था, जैसे कि सिक्योरिटी, डिफेंस और टेक पे। वर्ल्ड के लीडर्स कभी ये सोच नहीं सकते थे कि इंडिया कभी वर्ल्ड लीडर बनेगा, इसलिए वो हमेशा ट्राई करते थे कि इंडियन पार्लियामेंट में पास होने वाले बिल्स उनके थ्रू होके जाए। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत। बाय बाय टाटा। इसलिए तो 2015 में फॉरेन पावर्स ने यहाँ पर एक नैरेटिव को सेट किया थ्रू यहाँ पर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स कि नरेंद्र मोदी जी एक फासिस्ट गवर्नमेंट है, पता नहीं कैसे बस है। इसीलिए तो 2014 से पहले कोई भी फॉरेन कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर नहीं करती थी, एक्सेप्टेड 1-2 को छोड़ के। और जब इंडियन लीडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में जाता तो उन्हें ऐसे इग्नोर किया जाता जैसे बॉलीवुड यहाँ पर स्ट्रगलिंग एक्टर्स को देख के इग्नोर कर देता है। पर जब 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुआ और नरेंद्र मोदी जी को एज अ पीएम के तौर पर चुना गया,
तब पूरी दुनिया को भारत ने एक मैसेज दिया कि अब भारत सुपर पावर बनेगा। पर यह सफर इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। उस चाय वाले लीडर ने जब अपने सपने को पूरी दुनिया के सामने में रखा, तब पूरी दुनिया ने इस बात का मजाक बनाया था कि इंडिया, वो भी सुपर पावर। पर सारी दुनिया तब चौंक गई जब इंडिया ने 2016 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन किया। कंट्री में सर्कुलेट हो रहे उस फेक करेंसी को रोकने के लिए जो कि यहाँ पर प्रिंट होकर आते थे बांग्लादेश और पाकिस्तान से। इसी फेक करेंसी के बदौलत ही पाकिस्तान यहाँ पर अपने आईएस ग्रुप को फंडिंग देता था इंडिया में टेररिज्म को फैलाने में। इसके बाद इंडिया ने लॉन्च किया यूपीए सिस्टम, जिसका विरोध तो यहाँ पर खुद पार्लियामेंट में भी हुआ था। पर इंडिया ने उस टेक्नोलॉजी को अचीव किया और साथ में अदर कंट्रीज तक भी फैलाया, जैसे कि सिंगापुर, यूएई और अभी फ्रांस। और शुरुआत से ही अपने एक न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा जियो पॉलिटिक्स में। इवन वो कंट्रीज जो कि एक समय पे इंडिया को कुछ खास पसंद नहीं करते थे और अपनी आइडियोलॉजी की वजह से इंडिया से हेट करते थे, जैसे कि सऊदी अरब, जो कि अपने इस्लामिक ब्रदरहुड के वजह से पाकिस्तान को फंडिंग देता था इंडिया में टेररिज्म को फैलाने में। और इंडिया में भी यहाँ पर देव बरेली ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर फंडिंग देता था ताकि इंडिया में यहाँ पर कन्वर्जन हो पाए। वो सऊदी अरब जो समझ चुका था कि अगर वो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा तो उसे अपनी खुद की लंका लगाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने अपने पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को ही बदल दिया, एक सेकुलर कंट्री बनके। और उस टाइम पे गल्फ कंट्री ने नोटिस किया कि उनके कंट्री में डेवलपमेंट करने वाली अगर कोई कम्युनिटी है तो वो कोई इस्लामिक ब्रदरहुड नहीं है, बल्कि वो हिंदू कम्युनिटी है। इसलिए उन लोगों ने अपने आइडियोलॉजी को पीछे छोड़कर हिंदू को अपने देश में मंदिर बनाने का परमिशन दिया। वो गल्फ कंट्री जिनके लिए कहा जाता था कि वहां पर हिंदू प्रे नहीं कर सकते, अगर प्रे करते हुए दिख गए तो तुम्हारा हो जाएगा खचाक। पर जरा सोचो, वो लोग भी अपनी आइडियोलॉजी बदल दिए। और खास करके तो सऊदी अरेबिया तो जाना ही जाता था अपने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लिए, जहां पर कोई फीमेल बिना कवर्ड हुए बाहर नहीं निकल सकती। पर उसी सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर इन्वाइट किया था पिछले साल ही स्मृति ईरानी को। इवन गल्फ कंट्रीज यहाँ पर अपने देश में नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट करके अपने देश के सबसे सम्मानित पदों से सम्मानित कर रहे हैं और कश्मीर के इशू में ओपनली स्टैंड ले रहे हैं इंडिया का। And let me say this in English so you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. एक समय वो भी था जब इंडिया को यहाँ पर अपने बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए डिपेंड होना पड़ता था अदर कंट्रीज़ के ऊपर। एड आते थे दूसरी कंट्री से। आज वही कंट्री इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को एड पहुँचा रहा है। टर्की जो कि हमेशा से इंडिया के खिलाफ खड़ा रहा, पर जब यहाँ पर टर्की में अर्थक्वेक आया और वहाँ पे एक डिजास्टर मच गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने बिना कुछ सोचे ही ऑपरेशन दोस्त चलाया और टर्की को यहाँ पर एड पहुँचाया। जिसके बाद यहाँ पर वो टर्की जो कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, कश्मीर मुद्दे के ऊपर एड पहुंचते ही वो न्यूट्रल हो गया। कोविड टाइम में अफ्रीकन नेशन को यहाँ पर हेल्प किसने किया था? इंडिया ने, फ्री वैक्सीन देके, और साथ में सऊदी अरेबिया को भी। अफगानिस्तान जिसके पार्लियामेंट तक को यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था, उसके एक एक वर्कर यहाँ पर इंडियंस थे। जब उस अफगानिस्तान में यहाँ पर तख्ता पलट हो गई और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ था कि मेरे भाई आ गए, अब तो इंडिया की खैर नहीं। पर हुआ क्या? अफगानिस्तानियों ने उल्टा अपनी डिप्लोमेसी किसके साथ बढ़ाया? इंडिया के साथ। उल्टा आज तो ये हो रहा है कि तालिबान जो कि एक अलग आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, वो आज इंडिया के सपोर्ट में खड़ा है और इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। वहीं अपोजिट में पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। रशिया यूक्रेन का इन्वेशन जब ये स्टार्ट हुआ था तो पूरी दुनिया ने यहाँ पर प्रेशराइज किया था इंडिया को, ताकि इंडिया यहाँ पर एटलीस्ट किसी कंट्री की तरफ से स्टैंड ले। पर इंडिया यहाँ पर अपने डिप्लोमेसी को न्यूट्रल रखा। इंडिया ने साफ कह दिया कि ना हम रशिया को सपोर्ट करते हैं और ना यूक्रेन को, हम तो सिर्फ यहाँ पर अपने देश के डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। इसी डिप्लोमेसी को देखते हुए पाकिस्तान जो कि हमारा दुश्मन है, वो भी हमारा तारीफ कर रहा था। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it? It's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds. I mean, I don't know, somewhere. I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो,
उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले। अब पर हमारे देश में क्या चल रहा था कि पॉप मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया। अब ये वॉर कैसे रुकी थी, चैनल पे इसके ऊपर एक वीडियो है, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के पहले यूक्रेन से ज़ेलेंस्की और रशिया से व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर इन्वाइट किसे किया, नरेंद्र मोदी जी को। और ज़ेलेंस्की तो यहाँ पर मोदी जी को खास करके बुला रहा था क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंट था कि मोदी जी हैं जो कि यहाँ पर वॉर रुकवा सकते हैं, ना कि जो बाइडन। बताओ जरा, इंडिया यहाँ पर वॉर रुकवा भी नहीं पाया, इन दो देशों को सपोर्ट भी नहीं करता, पर फिर भी इन दो देशों के प्रेसिडेंट यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर विजिट किए रशिया में, फिर यहाँ पर विजिट किए थे यूक्रेन में और दोबारा फिर गए थे रशिया पे। इंडिया जो कि आज की डेट में साउथ ईस्ट कंट्री को लीड करता है, उनका हेड है अफ्रीकन नेशन, जिन्हें यहाँ पर G20 समिशन में इंडिया ने उन्हें G20 का मेंबर बनाया। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचा चुका था कि इंडिया वो पुराना इंडिया नहीं रहा, अब वे नया भारत है। वो भारत जिसकी इकोनॉमी 2014 में 10th पोजीशन पे थी, 2019 आते तक वो 7th पोजीशन पे आया और अब 2025 में वो 4th पोजीशन होल्ड करता है, जो उसे सुपर पावर बनने के लिए एक कदम और आगे ले जाता है। इसलिए तो वो अमेरिका जो कि एक समय पे इंडियन मैटर्स में इंटरफियर करता था, आज वो अपने आप को इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त बता रहा है। इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड रेजिम आते ही जैसे ही उन्होंने अपने ओथ को कंप्लीट किया, विद इन द 3 वीक उन्होंने इंडिया के साथ अपने मीटिंग्स को अरेंज किया, जैसे कि डिफेंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, AIs के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर और टैरिफ के ऊपर। अब इस मीटिंग में जो सबसे पहला मुद्दा था वो था डिफेंस के ऊपर, जहां पे आज यूएस अपने वेपन्स को यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहता है। और ये कोई छोटे मोटे वेपन्स नहीं होंगे, ये होंगे AI ड्रोन्स, MQ-9B जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है, और साथ में अपने 5th जनरेशन F-35 को भी इंडिया को बेचना चाहता है। अब ये इंडिया के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया इस जेट से चाइना तक को भी काउंटर कर सकता है। आप सभी ने अभी कुछ महीनों से इजराइल और ईरान के बीच के वॉर को देखा होगा, जहां पर ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल से फायर करता है, तो वहीं इजराइल ईरान के टेरिटरी में घुस के उनके बिल्डिंग्स को तहस नहस कर देता है अपने फाइटर प्लेन से। तो वो फाइटर प्लेन कोई और नहीं बल्कि F-35 है, जिसके बदौलत ही आज इजराइल एक छोटा सा देश होने के बाद भी इस्लामिक कंट्री से फाइट ले पा रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका इस 5th जनरेशन प्लेन को इंडिया को ऑफर कर रहा है, पर यहाँ पे एक अमेरिका की ट्रिक है। अगर अमेरिका ये प्लेन को इंडिया को दे भी देता है तो इसके कंट्रोल रहेंगे अमेरिका के पास। इसे आप कुछ ऐसे समझिए, अमेरिका ने अपने फाइटर प्लेन F-16 को यहाँ पर पाकिस्तान को दिया था, पर जब कई सिचुएशन में पाकिस्तान उस प्लेन को यूज करना चाहा तो वो प्लेन स्टार्ट ही नहीं होते थे, और इवन अमेरिका को पता चल जाता था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अभी उस प्लेन को स्टार्ट कर रही है, और जब तक उस प्लेन में कोड एंटर नहीं होता था तो वो प्लेन स्टार्ट नहीं होता था। यानी कि इस केस में अगर F-35 को इंडिया यहाँ पर परचेज भी करता है तो कोई गारंटी नहीं है कि इंडिया उस प्लेन को यूज कर पाएगा। और मान लीजिए कि कल के दिन अगर इंडिया का चाइना के साथ वॉर छिड़ गया तो इंडिया इस प्लेन को तब तक यूज नहीं कर पाएगा जब तक अमेरिका यहाँ पर उस कोड को नहीं देता इंडिया को, क्योंकि इस प्लेन को स्टार्ट करने के लिए हर बार नए कोड लगते हैं। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? तो इसका भी एक अल्टरनेटिव है 5th जनरेशन प्लेन पर रशिया का Su-57, जो कि इस बार के इंडिया के एरो एक्सपो पे भी दिखा गया था। अमेरिका का F-35 भले ही आज तक का सबसे ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट हो, पर उसी F-35 के ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे जब वो एरो एक्सपो पे ही फट जाता है। और अपोजिट में Su-57 जो कितना ज्यादा बैटल ग्राउंड टेस्टेड नहीं है, पर फिर भी वो F-35 से काफी ज्यादा रिलायबल है। अब ये देखना तो इंडिया के ऊपर है कि वो कौन से प्लेन को चुनता है, F-35 को या Su-57 को, क्योंकि आज इंडिया को 5th जनरेशन प्लेन की बहुत सख्त जरूरत है। हालांकि इंडिया अपनी खुद की 5th जनरेशन प्लेन बनाने में लगा हुआ है, पर उस चीज को भी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो वहीं पे चाइना ने अपने 6th जनरेशन प्लेन को भी लॉन्च कर लिया है, तो वहीं पे इंडिया अपने पुराने प्लेन को सही टाइम पे मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। जो प्लेन यहाँ पर 2024 तक एयरफोर्स में शामिल होने वाले थे वो अभी तक डिलीवर ही नहीं हुआ है, जिसके ऊपर एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत जीत ने भी काफी बार सवाल उठाया है। ये टॉपिक यहाँ पर इतना बड़ा है कि अगर इसे कंप्लीट करने बैठा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में जरा सा आगे। इस मीटिंग का सेकंड पॉइंट, बायलैटरल ट्रेड, जहां 2024 में अमेरिका और इंडिया के बीच जो ट्रेड हुआ था वो था करीबन $130 बिलियन का, और ये टारगेट रखा गया कि 5 सालों के अंदर 2030 तक ये नंबर बढ़ के हो जाए $500 बिलियन तक। हर टॉपिक जो इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ वो था टेररिज्म के ऊपर। वीडियो की शुरुआत में मैंने तैयबुर राणा के ऊपर बात किया था, जो कि अमेरिका में जाकर छुपा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ओपनली कहा है कि अब इंडिया तैयबुर राणा को जितना जल्दी हो सके यहाँ से ले जाए। और एक चीज जो यहाँ पर यह थी कि किसी रिपोर्टर ने बांग्लादेश से रिलेटेड सवाल पूछा था डोनाल्ड ट्रंप से, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का कुछ ऐसा जवाब था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश से जुड़े सवाल पर ट्रंप के जवाब को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. बांग्लादेश के इशू को मैं मोदी जी को देता हूँ, वही देख लेंगे। जिसके बाद बांग्लादेश की ऐसी फटी कि इस न्यूज के बाहर आते कुछ ही घंटों के अंदर में बांग्लादेश ने यहाँ पर एस जयशंकर जी के साथ अपना मीटिंग बिठा लिया ताकि इंडिया यहाँ पर कोई फायर ना कर दे। जरा सोचिए कि बांग्लादेश का इशू इंडिया के लिए कितना बड़ा था। तैयबुर राणा जो कि सालों से अमेरिका में छुपा हुआ था, मोदी जी ने इन इशू को कुछ टाइम के अंदर सॉल्व कर दिया। इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप को भी कहना पड़ा कि मोदी जी यहाँ पर उनसे भी ज्यादा टफ नेगोशिएटर है। इसके बाद जो मुद्दा था वो था इलीगल इमिग्रेंट्स का। इंडिया यहाँ पर राजी है उन लोगों को दोबारा इंडिया में एक्सेप्ट करने के लिए। अब हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात का बुरा मान जाए कि अमेरिका ऐसा इंडियन के साथ कर क्यों रहा है, पर इस बात को आप कुछ ऐसा समझो कि आपके देश में कोई
बाहर से पर्सन आ जाए, जैसे कि कोई बांग्लादेशी आ जाए और वो आपके रिसोर्सेज को स्पॉइल करना स्टार्ट कर दे, क्या ये चीज़ आपको पसंद होगा? बिल्कुल नहीं। तो ठीक इसी तरीके से ये लोग इलीगल तरीके से उनके देश में जाते और उनके रिसोर्सेज को स्पॉइल कर जाते। ना उन अमेरिकन को अपने देश में अपने रिसोर्सेज मिलते और ना उन्हें जॉब मिलती। और उनके इस जॉब को कौन ले जाता? इंडिया से डोंकी लगाकर गए हुए लोग। इस मीटिंग में न्यूक्लियर रिएक्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बात हुआ। जब 2008 में इंडिया अमेरिका के बीच ट्रीटी साइन हुआ था न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, पर वो प्रोग्राम कुछ ज्यादा खास बढ़ नहीं पाया था। इसलिए दोनों ही कंट्री का ये टारगेट है कि इस प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट किया जाए। इसके बाद जो मुद्दा था वो चाइना और इंडिया के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का था। 2020 में जब गलवान इशू हुआ था उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया। अगला मुद्दा यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया जिसका नाम रखा गया ट्रस्ट, जिसके थ्रू यहाँ पर इंडिया अमेरिका एक दूसरे के साथ क्रिटिकल मिनरल्स को शेयर करेंगे, जैसे कि कोबाल्ट, लिथियम, जो कि डायरेक्टली यूज होते हैं बैटरीज में, ईवी बैटरीज में। तो हमें ये फ्यूचर में देखने को मिल सकता है कि जो ईवी कार्स आएंगी उनके प्राइस यहाँ पर अफोर्डेबल होंगे। 9th पॉइंट यहाँ पर इसरो और नासा के कोलैबोरेशन के ऊपर है। ये दो स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। वो नासा जो कि एक समय पे इसरो को अपने सैटेलाइट व्हीकल देने से मना कर दिया था, आज वो इसरो से कोलैबोरेशन कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट मुद्दा था वो था टैरिफ का। टैरिफ वो है जिसका नाम सुन के हर कोई कांप जाता है। न्यूज चैनल टैरिफ के नाम पे लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अब ये टैरिफ होता क्या है, मैं इसे बहुत इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। टैरिफ को आप लोग एज अ टैक्स समझिए। अब अमेरिका ये टैरिफ लगाना क्यों चाहता है, पहले उसे जानते हैं। अमेरिका का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हमारे पे टैरिफ लगाओगे तो हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। इस बात को आप कुछ ऐसे समझिए कि इंडिया में अगर अमेरिकन कार्स आते हैं और इंडियन गवर्नमेंट उन कार्स पे 10% टैक्स लगाती है, तो इसके बदले में अमेरिकन गवर्नमेंट भी इंडियन कार जब उनके मार्केट में जाएगी तो उनकी गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन कार के ऊपर भी 10% की टैक्स लेगी। ये टैरिफ यहाँ पर अमेरिका हर किसी के ऊपर लगाएगा, चाहे वो उसका दोस्त हो जाए या उसका पार्टनर कंट्री या उसकी एनिमी कंट्री हो जाए। अगर अमेरिका किसी भी कंट्री के ऊपर ये टैरिफ लगाता है तो उस कंट्री के इकोनॉमी को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, उसके मार्केट को काफी नुकसान होगा। अब अमेरिका ये टैरिफ लगाना क्यों चाहता है, तो इसके दो मेन रीजंस है, उसे जानते हैं। अमेरिका जो कि पूरी दुनिया का बिगेस्ट ट्रेड इंपोर्टर है और वो 1970 से ट्रेड डेफिशिएंसी में, यानी कि अमेरिका यहाँ पर इंपोर्ट ज्यादा कराता है और अपने कंट्री से एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, जो कि 2024 में ये ट्रेड डेफिशिएंसी था $1.2 ट्रिलियन का, यानी कि हमारी इकोनॉमी का 1/4 पार्ट। इसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने कंपनियों के सामने दो ऑप्शंस रखे, या तो मेक इन अमेरिकन प्रोडक्ट बनाओ या फिर अमेरिका से परचेस करो। दूसरा रीजन, अमेरिका के ऊपर डेब्ट्स है $36 ट्रिलियन का, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का 9 गुना ज्यादा। हालांकि आज हम अमेरिका को टैरिफ के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर जो टैरिफ किंग है वो कोई और नहीं बल्कि खुद इंडिया है। इसे आप कुछ ऐसा समझिए कि 2024 में इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड हुआ था वो था $130 बिलियन का, जिसमें इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को $87 बिलियन का, तो वहीं पे अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया था इंडिया को सिर्फ $41 बिलियन का। अब ये अमाउंट इंडिया के लिए तो काफी अच्छा है, बट अमेरिका के लिए नहीं। तो बस इसी चीज को ही कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर टैरिफ लगाना चाहता है। अगर अमेरिका ने ये टैरिफ लगा दिया तो इंडिया के कौन से सेक्टर इफेक्ट होंगे उसे जानते हैं। पहला होगा इंजीनियरिंग गुड, दूसरा सेक्टर होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, थर्ड होगा यहाँ पर जेम्स एंड स्टोन्स पे, फार्मा गुड और इन्फॉर्मेशन टेक सेक्टर्स यहाँ पर इफेक्ट होंगे इस टैरिफ से। इसे अवॉइड करने के लिए यहाँ पर इंडिया अमेरिका से ऑयल और डिफेंस प्रोडक्ट को हैवीली खरीदेगा। तो लेट्स सी, देखो यहाँ पर क्या होता है। Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. We've had a wonderful relationship, and we kept the relationship during the 4-year period. The period that was a very interesting period indeed. I watched. I got to see how not to do things, and we've just started up again, and we have, I think, some very big things to talk about. Number one is they're going to be purchasing a lot of our oil and gas. We have more oil and gas than any other country in the world by far. अब ट्रंप के बाद यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी मिले एलन मस्क से प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस में। एलन मस्क यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में और साथ में स्पेस एक्स, टेस्ला जैसे कंपनियों का सीईओ भी है, जिसके साथ यहाँ पर मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने डिस्कस किया स्पेस सेक्टर के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। एलन मस्क के बाद यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी मिले थे तुलसी गवाड से, जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है और अमेरिका की पहली हिंदू वुमेन है यूएस कांग्रेस में, जिनके साथ यहाँ पर मोदी जी ने डिस्कशन किया था बायलैटरल इंटेलिजेंस के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी मिले थे माइकल वॉल्ट से, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिनके साथ यहाँ पर डिस्कशन हुआ था डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बात किया था फ्रांस से अमेरिका विजिट करने से पहले। जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर एआई समिट को अटेंड करने गए थे फ्रांस में, तो फ्रांस के सामने वो समझौता रखे थे न्यूक्लियर डील्स के ऊपर, जिसके लिए फ्रांस यहाँ पर मान गया था इंडिया को न्यूक्लियर रिएक्टर देने के ऊपर। साथ में यहाँ पर बात हुई थी इंडिया और फ्रांस को जोड़ने वाली वेस्टर्न कोस्ट कैनाल के ऊपर, जो कि स्विस कैनाल का एक अल्टरनेटिव होगा। वो स्विस कैनाल जो कि यहाँ पर ट्रेड रूट है इंडिया से यूरोप तक, और ये स्विस कैनाल होके जाता है ईरान के थ्रू। और जब यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच वॉर चल रहा है, जिस वजह से स्विस कैनाल काफी बार इफेक्टेड हुआ है, तो इस स्विस कैनाल के अल्टरनेटिव पे यहाँ पर बातें हो रही है वेस्ट कोस्ट कैनाल के ऊपर। अब इन सब के बाद हम दोबारा आते हैं अमेरिका के ऊपर, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर मीटिंग किया विवेक रामास्वामी से, जो कि को हेड ऑफ डॉच है। अब इस मीटिंग के एंड होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक गिफ्ट प्रेजेंट किया नरेंद्र मोदी जी को, एक बुक, जिस बुक का यहाँ पर नाम है द जर्नी टुगेदर। और इसके बाद जो मोदी जी ने स्पीच दिया, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, मेगा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
और वहीं पे मीगा यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा मीगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात का ट्रोल कर रहे हैं कि ये मीगा कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। लिबरल्स यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि A+I यहाँ पर E कैसे हो गया। वाह, बोल कौन रहा है? वो लोग जो कि यहाँ पर आलू से सोने निकालना चाहते थे। तो ये था वो मीटिंग जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ, जो कि इंडिया और अमेरिका के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो बस ये वीडियो यहाँ पर यहीं पे समाप्त होता है। आप सबको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर मोदी मैजिक चल पाएगा अमेरिका के ऊपर, ताकि अमेरिका यहाँ पर इंडिया के ऊपर कम से कम टैरिफ लगाए? लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, वो तो पता चलेगा सितंबर में, जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर दोबारा इंडिया विजिट करेंगे क्वाड सबमिशन के दौरान, और हमें सुनने को मिलेगा दोबारा नमस्ते इंडिया। Where your people cheer on some of the world's greatest cricket players, from Sachin Tendulkar। तो बस मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो को शेयर करके अपने मित्र मंडली में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि चैनल पे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।